नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एपिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर आज के समसामयिक मुद्दे या करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप रीट की परीक्षा दे रहे हैं, पटवार का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी की परीक्षा हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, या फिर आपके यूपीएससी, एसएससी और बैंक से रिलेटेड परीक्षा हो, सिविल सर्विसेज का पेपर हो, और आपके राज्य से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये करंट अफेयर्स अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हम इस क्लास में ना केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बल्कि नेशनल अफेयर के साथ बैंकिंग से जुड़ी हुई खबरें, आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें, विभिन्न जो हस्तियां हैं उन हस्तियों से जुड़ी हुई बातें, और हस्तियों से जुड़ी हुई बातों के साथ साथ राज्यों से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार द्वारा उठाए गए जितने भी कदम हैं, सरकार के जितने भी वेब पोर्टल्स हैं, एप्स हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। और आज क्या है? आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। हम सभी लोग जब 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह जो है ना, वो उत्साह बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। और वो उत्साह क्या होता है कि अब हमको क्या हो गए हैं कि अब हमें वोटिंग राइट्स जो हैं वो वोटिंग राइट्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब क्या हो चुका है, अब हमें वोटिंग राइट्स जो हैं वो मिल चुके हैं और अब हम मतदान कर सकते हैं। हम एडल्ट हो चुके हैं और वो ही मतदाता के रूप में अपनी सरकार को चुनने का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत आप जो मतदाता बनते हैं, उसी मतदाता दिवस को आज मनाया जा रहा है। आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आप सभी को मतदाता के रूप में चुनित होने पर और मतदाता बनने पर और भारत देश का एक जागरूक मतदाता होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, संदीप, ओम प्रकाश, विक्की, हर्ष, मलिक, चंदन कुमार, राहुल सिंह, गोविंद, विवेक कुमार, हरिओम कुमार, अरविंद कुमार, राकेश प्रजापत, संदीप खटकर, पवन सिंह राजावत, कुश, मनीषा कुमारी, निशा धाकर, संदीप खटकर, पवन आर्ट, नरेश गोस्वामी, लोकेश कुमार नागौरिया, अखिल चौधरी और सत्यवीर सिंह, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बहुत बहुत अभिनंदन और दिल से अभिनंदन। जितने बच्चे और भी जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास की शुरुआत जैसा कि हम लोग करते हैं एक सुविचार के साथ, और वो सुविचार आप लोगों के सामने है कि अपनी मंजिल तक वही लोग पहुंचा करते हैं जो कड़ी धूप में छांव नहीं मंजिल ढूंढते हैं। ठीक है, अपनी मंजिल तक, आपकी मंजिल क्या है, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, और वहां तक वही लोग पहुंचेंगे जो धूप तेज होगी ना, तो धूप तेज में छांव नहीं ढूंढेंगे बल्कि अपनी जो मंजिल है उस मंजिल को क्या करेंगे, ढूंढेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मुश्किलें हमारे सामने आती हैं और हम उन मुश्किलों से कैसे हमें आराम मिल सकता है ना, कितना हम रेस्ट कर सकते हैं, कितना कंफर्ट हमें मिल सकता है, हम उस कंफर्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक चीज है। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब भी इंसान को डिस्कंफर्ट फील होता है, वो कंफर्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है, चाहे उस कंफर्ट में उसे फायदा हो या नहीं हो। ठीक है, चाहे उस कंफर्ट में उसे फायदा हो या नहीं हो। जैसे गर्मियां बहुत होती है, पहले भी लोग रहते थे, लेकिन अब जब से एयर कंडीशनर आ चुके हैं, हमें पता है वो एयर कंडीशनर जो है उनसे निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, और अगर वो डिप्लीट होती गई तो पृथ्वी का जो तापमान है वो तापमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। लेकिन एसी तो कंफर्ट का साधन है ना, और हम लोग उस कंफर्ट को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मानते हैं कि एसी का यूज ना करें। तो अपनी मंजिल तक वही लोग पहुंचा करते हैं जो कड़ी धूप में छांव नहीं ढूंढते बल्कि क्या ढूंढते हैं, मंजिल ढूंढते हैं। कंफर्ट नहीं ढूंढना है बल्कि वो रास्ता ढूंढना है उस टाइम, क्योंकि कंफर्ट जो है वो थोड़ी देर का आपको मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ी देर का डिस्कंफर्ट आपने क्या कर लिया, अलाउ कर लिया, अगर थोड़ी देर की जो कहते हैं ना सहूलियत है वो अगर आपको नहीं मिली, रास्ता जरूर मिल जाएगा, मेहनत जरूर होगी, रास्ता जरूर कठिन होगा, लेकिन वो मंजिल जो है वो निश्चित तौर पे आपको मिलेगी। मेहनत कड़ी करनी है, प्रयास कड़े करने हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है और धैर्य रखना है। ये चार चीजों को अपना जीवन का मूल मंत्र बना लो। अगर बना लिया तो कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, कोई भी रोक नहीं पाएगा, और जो रोकने वाले होंगे ना वो भी मंजिल मिलने के बाद शाबाशी देंगे कि वाह बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की पहली खबर की तरफ। बात करते हैं आज की पहली खबर। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, मैं सबका नाम यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन मैं लूंगी नहीं क्योंकि समय बहुत व्यर्थ होगा बच्चों। लेकिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है दिल से। लाइक और शेयर करते रहिए क्लास को, अपने बहुत सारे दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाइए ताकि वो सभी लोग इस क्लास का और इस क्लास में आने वाले सभी प्रश्नों के
जो विश्लेषण है, विश्लेषण के साथ जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन सभी का क्या ले सकें, आनंद ले सकें, जान सकें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज की पहली खबर, DRDO जिसकी हम बात करते ही रहते हैं, जाता नहीं है ये हमारी खबरों में से। यही डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने उड़ीसा तट पर हॉक 1 से स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सा का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, स्वदेशी स्मार्ट एयरफील्ड वेपन जो है, हथियार जो है जिसका नाम है SAAW, इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किया गया है। क्या है ये, किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित करने के साथ साथ किस तरीके से हमारी सेनाओं की क्या करेगा, मदद करेगा, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कहाँ, हमारी क्लास में एक प्रश्न के माध्यम से। अगली खबर आप लोगों के सामने अमेरिका से आ रही है। इंटरनेशनल मुद्दा है, इंटरनेशनल नियुक्ति है, और मैंने बोला था इंटरनेशनल खबरों का समावेश होता है। तो अमेरिकी सीनेट के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री, अमेरिका की सरकार और अमेरिका की सरकार के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री। अभी तक क्या होता था, आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का मुद्दा बहुत चलता है कि वहां पर जितने भी श्वेत लोग हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जितने भी अश्वेत हैं अमेरिकी, उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता नहीं मिलती है, उनके साथ भेदभाव जो है वो किया जाता है। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने ये भेदभाव खत्म कर दिया है, इससे पहले भी और अब एक बार फिर जो है अश्वेत रक्षा मंत्री के रूप में जनरल लॉयड ऑस्टिन के नाम की क्या की गई है, पुष्टि की गई है। अगली खबर भी आप लोगों के पास यूनाइटेड नेशन से ही आ रही है। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र जो है इसने एक ऐतिहासिक कदम के रूप में परमाणु हथियारों पर पाबंदी की पहली संधि जो है वो क्या कर दी है, लागू कर दी है। आप सभी को हिरोशिमा और नागासाकी का नाम जरूर याद होगा। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे परमाणु बम, और वो घटना जो है वो घटना किसी के जहन से जल्दी से जाती नहीं है बच्चों। और उन्हीं परमाणु जो हथियार हैं जो देशों के पास हैं, उन परमाणु हथियारों पर पाबंदी की पहली संधि जो है वो यूएन ने लागू की है। किन किन देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, कौन देश हैं जो संधि को मानने को तैयार नहीं है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रश्न के माध्यम से। अगली खबर है, योगी आदित्यनाथ ने नोएडा सेक्टर 21A स्थित 101 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम जो है उस इंडोर स्टेडियम का क्या किया है, लोकार्पण किया है योगी आदित्यनाथ यूपी। और यूपी में देखिए एक और बेहतरीन कदम खेल के क्षेत्र में, और वो खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कदम यह है कि 101 करोड़ की लागत से यूपी जो है उस यूपी में इंडोर स्टेडियम क्या किया गया है, तैयार किया गया है। और इसी इंडोर स्टेडियम के साथ साथ यहां पर इंडोर गेम्स की शुरुआत भी हो चुकी है, और पहली जो निशानेबाजी चैंपियनशिप है उसकी भी शुरुआत हुई है। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें आप सभी लोग जानते होंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी द्वारा बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान जो है वो हाल ही में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। अब ये फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान जो है ये क्या है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बाल मजदूरी या बाल श्रम से रिलेटेड है, लेकिन इस अभियान से बच्चों को किस तरीके से फायदा हो पाएगा और बाल श्रम के खिलाफ क्या क्या एक्शन जो है वो उठाए जाएंगे, सभी के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे अपनी क्लास में। लाइक और शेयर करते रहो बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आप लोगों के पास हैं, बहुत लेटेस्ट खबरें जो हैं वो हमारे पास हैं, और हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो मैं आज आप लोगों के सामने क्लास में लेकर आई हूं। अगली बात करते हैं भारतीय गणितज्ञ। देखिए एक प्रमुख पुरस्कार, और वो प्रमुख पुरस्कार है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार। और माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता जो है वो किसे घोषित किया गया है, हमारे भारतीय गणितज्ञ। और वो भारतीय गणितज्ञ कौन है, निखिल श्रीवास्तव। ठीक है, अगली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। श्याम श्रीनिवासन को मिला बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड। फेडरल बैंक और फेडरल बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक हैं ये वर्तमान में, जिनका नाम है श्याम श्रीनिवासन, और हाल ही में इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से क्या किया गया है, नवाजा गया है। जो अवार्ड और रिकॉग्निशन की हम लोग बात करते हैं उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2014 में नोबेल मिला था रुक्मणी, बहुत अच्छा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलिए, मेघालय के मुख्यालय द्वारा, मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन। भारत की, पूरे भारत की सबसे लंबी रोड, और सबसे लंबी रोड का नाम क्या रखा गया है, आर्च ब्रिज। और इस आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। क्या है इनका नाम, मेघालय राज्य। और मेघालय राज्य में बना ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान पुलिस अकादमी। राजस्थान वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी खबर, राजस्थान पुलिस में जाने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर कि राजस्थान पुलिस अकादमी जो है, इस राजस्थान पुलिस अकादमी को पूरे भारत में श्रेष्ठ पुलिस अकादमी का खिताब जो है वो
वो हाल ही में मिला है। ऐसे क्या काम राजस्थान पुलिस अकादमी के द्वारा किए गए और किन किन क्षेत्रों पर राजस्थान पुलिस अकादमी ने जोर दिया जिसकी वजह से ये जो कहते हैं ना कि श्रेष्ठ पुलिस अकादमी का अवार्ड इनके द्वारा जीता गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ अगली खबर आप लोगों के सामने, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया जाएगा? ये बनेगा गुजरात में, जिसकी रूपरेखा जो है वो रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जो सामानों की आवाजाही होती है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही लॉजिस्टिक सिस्टम कहा जाता है। और ये लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनने वाला है? गुजरात में बनने वाला है। फिट कर लेना इस न्यूज को, स्टार लगा के अपने दिमाग में, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बहुत ही शानदार न्यूज एक और आप लोगों के सामने है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो था वो कल था 24 जनवरी। हम सभी को पता है, हमने बालिका सप्ताह के बारे में भी पढ़ा था। और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हरिद्वार जिले की सृष्टि गोस्वामी को आज उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया, ठीक है। कल उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया है, किसको? सृष्टि गोस्वामी को। दोस्तों आप लोगों को नायक फिल्म जरूर याद होगी अनिल कपूर की, ठीक है। नायक फिल्म जरूर याद होगी अनिल कपूर की, जिस अनिल कपूर के नायक फिल्म में भी अनिल कपूर को मुख्यमंत्री से एक चैलेंज था और चैलेंज में एक दिन का मुख्यमंत्री जो है उन्हें बनाया गया और एक दिन में उन्होंने पूरा महाराष्ट्र जो है उस महाराष्ट्र की काया पलट कर दी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सृष्टि गोस्वामी, ये सृष्टि गोस्वामी जो है बाल सभा कानून जो है उस बाल सभा कानून की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। बाहर के देशों में भी हमारे देश को बाल सभा कानून के बारे में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और बालिका दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण के दौर में एक नया कदम जो है उठाया है। और उस कदम के दौरान ये जो सृष्टि गोस्वामी ने मौका मिला कि ये एक दिन उत्तराखंड की क्या बन पाए? मुख्यमंत्री बन पाए। और मुख्यमंत्री बनने के दौरान इन्होंने वहां की जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा की, वहां के विभागों में जितने भी काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद पर महिलाओं को लाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये कदम जो है, ये कदम क्या किया गया है? उठाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न जो है वो आप लोगों के सामने है। राकेश कुमार पाल वेरी गुड मॉर्निंग, लवकेश मीना वेरी गुड मॉर्निंग, शिवानी मिश्रा वेरी गुड मॉर्निंग, ज्ञानचंद खांबू जी वेरी गुड मॉर्निंग। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा, सुरेंद्र सिंह, क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। जितेंद्र देवरा, जहान, हरिओम, श्रवरतन सिद्ध, अरविंद चौधरी, ज्ञानचंद खांबू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों। आज का सबसे पहला काम, क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहला काम सभी को ये करना है कि सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस करना है। और लाइक बटन को प्रेस करने के बाद अगला काम जो है कि ये जो क्लास का लिंक है इसे अपने बहुत सारे ग्रुप्स में और अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो। सबसे बड़ा काम तो यही है, थोड़ी देर के लिए अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक ये जो क्लास है वो क्लास पहुंचनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। इतनी अच्छी खबरें, इतनी महत्वपूर्ण खबरें जो बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उस मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलना चाहिए और वो आप ही लोग दिला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, रक्षा क्षेत्र से बात हो रही है, भारत और भारत का रक्षा क्षेत्र, डिफेंस से हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। और वो रक्षा क्षेत्र यानी राष्ट्रीय मुद्दा है कि डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर हॉक 1 से स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मेरा प्रश्न जो है वो प्रश्न आपसे ये है कि जिस हॉक 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस हॉक 1 से स्वदेशी आर्ट एंटीफील्ड गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इस हॉक 1 का विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है? इस हॉक 1 का विकास जो है ये किसके द्वारा किया गया है? विकास मीना जी, मेरी सुनो मैम पहले, बिल्कुल सुनेंगे आप, दोबारा कमेंट करो, बिल्कुल देखेंगे। बी आंसर जो है वो बी आंसर यहाँ पर बच्चे दे रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है? वो बी आ रहा है। लोकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आप नए हैं इस क्लास में, आगे भी बने रहें, यही कामना है हमारी। और एग्जैक्टली देखिए जितने भी बच्चों ने बी आंसर दिया है, बी बिल्कुल सही उत्तर है और वो है आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की जब भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों बात करते हैं तो ये जो HAL है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं एयरोस्पेस जो है उस एयरोस्पेस में क्या करती है? लीड करती है। अगर हम बात करें कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं बच्चों। इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में है,
ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, बेंगलोर में। दूसरी बात अगर हम बात करें कि इसके फाउंडर कौन है, किसने ये संस्था जो है वो बनाई है, तो वालचंद हीराचंद जो है, ठीक है, वालचंद हीराचंद जो है वो वालचंद हीराचंद इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के क्या है, संस्थापक है। तीसरी बात, ये जो कंपनी है, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 23 दिसंबर 1940 जो है, उस 23 दिसंबर 1940 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब याद करते हैं कि हॉक 1 से किसका परीक्षण किया गया है, SAAW। क्या है ये SAAW, ये SAAW जो है ये क्या है, एक स्मार्ट बम है, ठीक है, क्या है ये एक स्मार्ट बम है, जिस स्मार्ट बम का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो DRDO के द्वारा किया गया है। और इस तरह का नवा सफल परीक्षण है स्मार्ट बम के क्षेत्र में, इस तरह का कौन सा परीक्षण है, 9th जो है वो 9th टेस्टिंग है इस तरह के स्मार्ट बम की, जो किसके द्वारा की गई है, DRDO के द्वारा की गई है, ठीक है, जो किसके द्वारा की गई है, DRDO के द्वारा की गई है। अगली बात अगर हम करें तो ये विकसित किसने किया है, ये जो सा बम है, स्मार्ट बम है, इसको विकसित किसने किया है, तो इमारत RCI हैदराबाद जो है वो इमारत RCI हैदराबाद के द्वारा इस स्मार्ट बम का विकास जो है वो विकास किया गया है, जिसे हॉक 1, जिस हॉक 1 का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, SAAW स्मार्ट बम का विकास इमारत ICI हैदराबाद ने किया है। और इन दोनों से जो परीक्षण है वो परीक्षण करने वाली संस्था कौन है, वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कितने किलोग्राम का है, ये जो स्मार्ट बम है ये 125 किलो का है, ठीक है, कितने किलो का है ये, 125 किलोमीटर का है। और 125 किलोमीटर के साथ साथ 100 किलोमीटर की जो रेंज है, इस 100 किलोमीटर की रेंज तक क्या कर सकता है, ये बम फायर कर सकता है, ठीक है, 100 किलोमीटर की रेंज तक के जो ठिकाने हैं उन सभी ठिकानों को मार कर गिराने में सक्षम जो है वो सक्षम ये बम है। अब देखिए एक शब्द और आ रहा है, हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बाद में बात की, लेकिन एक वर्ड, एक संस्था और आ रही है, और वो आ रही है DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। HAL की फुल फॉर्म क्या है, अरे भैया HAL लिखा तो हुआ है साफ साफ हिंदी में, किसको नहीं दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये है HAL की फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अगली बात अगर हम करेंगे चलिए अगली बात अगर हम करेंगे तो अगली बात जो है वो अगली बात हमारे सामने क्या है कि ये जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर DRDO भवन जो है न्यू दिल्ली में क्या है, स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, और दूसरा प्रश्न जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न है, लाइक और शेयर करना है इसी बात पे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हरिओम प्रजापति जी बहुत बहुत नमस्ते, SK सिरोवा, छोटे लाल, मीनू, उम्मीद, आरू, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों और बढ़ते रहिए इस क्लास में आगे से आगे। अगला प्रश्न जो है वो आप लोगों के सामने है कि UN यानी संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक कदम के रूप में परमाणु हथियारों पर पाबंदी की पहली संधि जो है वो 22 जनवरी 2021 को लागू हो गई है। इस संधि का समर्थन कितने देशों ने नहीं किया है, इस संधि का जो समर्थन है वो कितने देशों ने नहीं किया है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है, 7, 8, 9 या 10। ये संधि और इतने संधि का समर्थन जो है वो कितने देशों के द्वारा नहीं किया है, इसका उत्तर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या होगा, और मैं देखना चाहती हूं कि कितने बच्चों को इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर क्या है पता है। चलिए कुछ बच्चे जो है वो 7 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो मुझे 9 आंसर दे रहे हैं। देखिए जितने भी बच्चों ने 7 तो नहीं, लेकिन जितने भी बच्चों ने मुझे 9 आंसर दिया है, 9 इज एग्जैक्टली द राइट आंसर, ठीक है। 7 तो नहीं लेकिन 9 जो है वो 9 बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए बच्चों अगर बात करें, पहली बात तो ये जो संधि है, ये संधि किसके ऊपर है, परमाणु हथियारों पर पाबंदी जो है, इस पाबंदी की पहली संधि है, और इस संधि को जो नाम दिया गया है वो नाम क्या दिया गया है, वो नाम दिया गया है परमाणु हथियार निषेध संधि, परमाणु हथियार निषेध संधि। और अगर मैं बात करूं इस परमाणु निषेध संधि की, तो ये संधि कब से लागू हुई है, इसी शुक्रवार जो है, इसी शुक्रवार से इस संधि को क्या किया गया है, लागू किया है। आज है सोमवार और शुक्रवार जो है, उस शुक्रवार से इस संधि को क्या किया गया था, लागू किया गया था। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका बेसिक उद्देश्य क्या है, हमारा पूरा विश्व जो है उस विश्व को विनाशकारी शस्त्रों से बचाना,
उस विश्व को किससे बचाना, विनाशकारी शस्त्र है उन शस्त्रों से क्या करना, बचाना। कि ये जो परमाणु हथियार है, इन परमाणु हथियारों का उपयोग जो है वो देशों के ऊपर नहीं किया जाए, क्योंकि ये परमाणु हथियार या एटॉमिक बम जो होते हैं, परमाणु बम, ये जो पूरा देश है ना, वो पूरे देश को क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या को नष्ट करने में क्या होते हैं, कारगर होते हैं। तो ये हथियार संधि, और 9 देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है, और 9 देशों में बच्चों वो देश भी शामिल है, भारत शामिल है, फ्रांस शामिल है, रूस शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है। वो जापान जिस जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है, वो जापान जिस जापान के 2 जो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर 6 और 9 तारीख को ये बम जो है वो गिराए गए थे, और वहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसको आज तक लोग उस घटना को नहीं भूलते हैं। वो जापान भी इस संधि में शामिल नहीं है, उस जापान ने भी इस संधि का क्या नहीं किया है, समर्थन नहीं किया है। हमारा भारत भी इसमें शामिल है जिसने इस संधि का समर्थन नहीं किया है, अमेरिका भी इसमें शामिल है जिसने इस संधि का समर्थन नहीं किया है, फ्रांस भी इसमें शामिल है, रूस भी इसमें शामिल है। बच्चों सारे जो महाशक्ति देश है ना, वो महाशक्ति देश इसमें क्या है, शामिल है। बिल्कुल सुरेश, बिल्कुल सही बताया। 6 और 9 अगस्त 1945, आप सभी लोगों को ये तारीख याद होगी, 6 और 9 अगस्त 1945 जो है ये वो दिन और ये वो साल था जिस साल और दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर ये जो परमाणु आक्रमण है, ये जो परमाणु हथियार है, इनका क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, ऐसी घटनाएं आगे भविष्य में ना हो और विश्व के किसी भी देश को इस तरह का नुकसान ना हो, इसकी वजह से ये जो परमाणु हथियार निषेध संधि है, इस परमाणु हथियार निषेध संधि को क्या किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, इसको जो मंजूरी मिली थी, अगर मैं मंजूरी की बात करूं कि ये संधि जो है इसको मंजूरी कब मिली थी, जुलाई 2017 जो है, उस जुलाई 2017 में यूएन के द्वारा इस संधि को क्या दी गई थी, मंजूरी दी गई थी। और मंजूरी देने के साथ साथ ये प्रभावी कब से हुई है, ये संधि जो है, ये संधि 22 जनवरी और 22 जनवरी 2021 जो है, 22 जनवरी 2021 से इस संधि को क्या किया गया है, प्रभाव में लाया गया है, प्रभावी ये हुई है। नाटो जो है 30 राष्ट्रों के साथ साथ नाटो जो है, नाटो ने भी इसका क्या नहीं किया है, समर्थन नहीं किया है। तो इतनी चीजें हम लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, बिल्कुल सही बताया है। चाइना और पीओके भी शामिल नहीं है, बिल्कुल मैंने कहा ना, जितने भी महाशक्ति देश हैं, वो पाकिस्तान तो क्या हो रहा है, चाइना के दम पे महाशक्ति बन रहा है तो नहीं, क्योंकि उस पाकिस्तान के पास ना कोरोना की वैक्सीन खरीदने के भी पैसे नहीं है। ठीक है, और उधार क्यों नहीं लेने जाता, क्योंकि कर्ज लेने की हालत नहीं है। अब और कर्ज ले लिया तो डूब जाएगा, मरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो वो पाकिस्तान तो चीन के बदौर महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान भी इसमें क्या नहीं है, शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि नोएडा सेक्टर 21A स्थित 101 करोड़ की लागत से तैयार इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण जो है वो 23 जनवरी 2021 को किसके द्वारा किया गया है। नोएडा सेक्टर स्थित, और नोएडा सेक्टर स्थित ये जो पर्टिकुलर 101 करोड़ की लागत से तैयार इंडोर स्टेडियम है, इस इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण 23 जनवरी 2021 को किसके द्वारा किया गया है, आपको बताना है। अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या फिर कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए बच्चों, जो सेमिनार के बारे में पूछ रहे हैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक तो लाइक और शेयर करते रहिए क्लास को। दूसरी बात, आज सेमिनार है, 25 जनवरी है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह 9 बजे से जो है वो 9 बजे से आपका सेमिनार जो है वो आयोजित होने वाला है। जितने भी बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लीज तीव्र गति से उस सेमिनार में पहुंचिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को फायदा भी है फीस में, और जितने भी और भी बच्चे हैं, जैसा कि सर ने आपसे कहा था कि अगर किसी बच्चे के साथ किसी तरह की आर्थिक परेशानी है तो आर्थिक परेशानी को कभी भी उसकी पढ़ाई में रुकावट जो है वो नहीं बनने दिया जाएगा। तो ऐसी सोच के साथ ना पहुंचे, बिल्कुल खुले दिमाग के साथ उस सेमिनार में 9 बजे पहुंचिए। एड्रेस मैंने आप लोगों को बताया था, प्लॉट नंबर 14 है, नारायण निवास के पास है, सोढ़ानी स्वीट्स के सामने, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। ठीक है, आपको मिल जाएगी, जरूर पहुंचेगा 9 बजे बच्चों। लाइक और शेयर करते रहिए, और मैं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ सेमिनार में, आप जरूर आइए। आप सब लोगों से मिलने मैं भी वहां पर आ रही हूँ, और खुले दिल के साथ आ रही हूँ। और वहां पर जो भी रीट और पटवार के बैच है, वहां पर साइंस आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, मैं भी आप लोगों से मिलूंगी, मुझे भी आप लोगों से मिलना है। जरूर पहुंचिए वहां पर सेमिनार में, और वहां पर हम एक दूसरे से जरूर रूबरू हो पाएंगे आज।
क्लास, तो 9 बजे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगले क्वेश्चन जो है उस अगले क्वेश्चन की जो आंसर है वो आंसर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर सी, और सी क्या है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। सी जो है वो क्या है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। हमारे यूपी और यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नोएडा कहां पर आता है? यूपी में आता है। नोएडा का जो सेक्टर 21 है उसमें 101 करोड़। क्वेश्चन में ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। पहला क्वेश्चन किसने उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने। कहां पर किया? नोएडा सेक्टर 21 में। कितने करोड़ की लागत आई? 101 करोड़ की लागत आई। क्या बनाया है? इंडोर स्टेडियम। कब बनाया है? 23 जनवरी 2021। 5 प्रश्न जो है ना वो 5 प्रश्न आपके क्वेश्चन में ही क्या करे हुए हैं? छिके हुए हैं। ठीक है, चलिए अगली बात अगर हम करें तो यहां पर 23 जनवरी को 2021 को जब से यहां पर क्या किया गया है, इस इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया है, तब से ही यहां पर जो रेसलिंग चैंपियनशिप है उस रेसलिंग चैंपियनशिप को भी, सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप की भी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। ठीक है, तो कहां पर किया गया है? यूपी में किया गया है। और इसी बात के साथ साथ यूपी वाले और यूपी से जुड़े हुए वाले जितने भी राज्य हैं, फटाफट से उन सभी के बच्चे जो हैं वो लाइक और शेयर कर दीजिए इस क्लास को। बच्चों, लाइक करना ना हमारी एक जिम्मेदारी है। अगर आप लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, सुनील रायाम कह रहे हैं मैम राजस्थान जीके की तैयारी करवाओ। बच्चों, आप लोगों को नहीं पता होगा कि इस चैनल पर राजस्थान जीके की एक नहीं 2 क्लास चल रही हैं। आप लोग चैनल पे टाइम टेबल को थोड़ा सा वॉच कीजिए। इस चैनल पर राजस्थान जीके की एक नहीं 2 क्लास चल रही हैं। एक क्लास चलती है सुबह 8 बजे, दूसरी क्लास चलती है शाम को 6 बजे और दोनों ही क्लासेस राजस्थान जीके की हैं। बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो है कंटेंट की तैयारी वहां पर टीचर आपको करा रहे हैं और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। तो आप जुड़ के देखिए क्लास से। मैंने टाइमिंग भी आपको बताया है, एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 6 बजे, दोनों ही राजस्थान जीके की क्लास है। ठीक है, तो लाइक और शेयर जल्दी से कीजिए। हम बात कर रहे थे सामाजिक दायित्व की, तो बच्चों ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं और आपको क्लास पसंद आ रही है तो मेरे सारे बच्चे, जो मेरे बच्चे हैं इस क्लास में, वो सब इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। ये उद्घाटन करते हुए जो फोटो है वो फोटो आप लोगों को दिखाई जा रही है। इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और अगला क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन उत्तराखंड से आया है। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन कहां से आया है? वो उत्तराखंड से आया है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून के गांव में पराक्रम दिवस के अवसर पर सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून का कौन सा गांव है जिस देहरादून के गांव में ये जो पर्टिकुलर सैन्य धाम है, इस सैन्य धाम का क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, पुरुकुल गांव, रिखा निखाल गांव, जय हरिखाल गांव या यमकेश्वर गांव। ठीक है, देहरादून का कौन सा गांव है? चलिए अंजू वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहित यादव वेरी गुड मॉर्निंग। भगवान कटारिया जी बीकानेर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक और शेयर करते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सही आंसर जो है वो सही आंसर क्या होगा? क्लास ज्वाइन कैसे करें? क्लास ज्वाइन करने के लिए बच्चों आज सेमिनार में आइए, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन के बाद से ही जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आप लोगों की क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी। चलिए ए आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ए आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ए की तरफ ही, मैक्सिमम बच्चे जो जा रहे हैं वो मैक्सिमम बच्चे कहां जा रहे हैं? ए की तरफ ही जा रहे हैं। एग्जैक्टली ए जो है वो ए बिल्कुल सही आंसर है और वो है आपका पुरुकुल गांव। देखिए, हम लोगों ने बात की थी 23 जनवरी और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं क्या थी? जन्म तिथि थी। उनकी 125वीं जयंती थी और 125वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। पहली बात तो 85 सदस्यीय कमेटियों का गठन किया गया और 85 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के साथ साथ ही इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की क्या की है? घोषणा की है। अब इसी के अवसर पर ये जो सैन्य धाम है, सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया है कहां पर? देहरादून के पुरुकुल गांव में। किसके द्वारा? उत्तराखंड के सीएम। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के सीएम और उत्तराखंड के सीएम कौन है बच्चों? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के सीएम जो है, इन सीएम के द्वारा ये जो सैन्य धाम है, सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया। ठीक है, कितनी बीघा जमीन पर बनाया जाएगा? 50 बीघा जमीन जो है, उस 50 बीघा जमीन पर ये जो सैन्य धाम है, सैन्य धाम का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। और इसकी घोषणा जो है, ये जो सैन्य धाम बन रहा है ना, इसकी घोषणा उत्तराखंड सरकार ने नहीं बल्कि बहुत पहले ही मोदी जी जो है
हैं, उन मोदी जी के द्वारा इस सैन्य धाम को बनाने की घोषणा जो है वो घोषणा क्या हो चुकी थी, की जा चुकी थी। अगली बात अगर हम करें कि शहीदों के परिवारों को, इसी के साथ साथ यहाँ के सीएम जो है उन्होंने एक फैसला भी लिया है, सेना का नाम आया है कि जितने भी शहीदों के परिवार थे उन शहीदों के परिवार को पहले प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन इनके द्वारा 10 लाख से बढ़ाकर इस राशि को कितना कर दिया गया है, अब 15 लाख कर दिया गया है। 10 लाख से बढ़ाकर इस राशि को अब क्या कर दिया गया है, 15 लाख जो है वो 15 लाख कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कितने धाम हैं, उत्तराखंड में 4 धाम है, वैसे ही 5वां धाम जो है वो उत्तराखंड में ये सैन्य धाम के रूप से बनना जा रहा है। ठीक है, 4 धाम उत्तराखंड में है ना, आप लोगों के पास बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ साथ ये सैन्य धाम जो है ये 5वें धाम के रूप में क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहां तक क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, चलिए राहुल लोडी बुलंदशहर के चेहरे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और बिल्कुल बच्चे बिल्कुल दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। सेना से जुड़ा हुआ आप लोगों के पास प्रश्न था और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सही उत्तर होगा पुरुकुल गांव। कहां पर स्थित है, देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही सुंदर प्रकृति का नजारा जो है वो इस राज्य में हमें देखने को मिलता है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उच्च न्यायालय जो है वो है नैनीताल में। मुख्यमंत्री है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके द्वारा शिलान्यास किया गया है। बेबी रानी मौर्य जो है वो, बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। देहरादून यहाँ की राजधानी है। ब्रंश यहाँ का राज्य के वृक्ष है। ब्रह्म कमल यहाँ का राज्य के पुष्प है, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था 2-3 दिन पहले क्विज में कि ब्रह्म कमल जो है वो किस राज्य का राज्य के पुष्प है। हिमालयन मोलन राज्य के पक्षी, कस्तूरी मृग राज्य के पशु। 4 धाम जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने भी यहाँ पर बात की थी। और प्रमुख जनजातियां जोनसारी, थारू, राजी और बुक्सा जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है। और अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार जो है वो यहाँ का प्रमुख क्या है, मेला है। ठीक है, चलिए ये भैया इतने बड़े बच्चे हो गए ना राहुल कि ये मुर्गा वुर्गा बनाना तो बहुत छोटी क्लासेस की बात हो रही थी। नाउ यू आर बिकमिंग अ मैच्योर पर्सन। आप सभी लोग मैच्योर हैं और सभी लोगों को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जिसे अच्छा लग रहा है वो कर रहा होगा, जिसे नहीं अच्छा लग रहा है वो नहीं लाइक कर रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इससे पता लगता है और मुझे ही पता लगता है और कुछ बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल कोशिश की जाएगी। अगला प्रश्न अमेरिका से, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। और हाल ही में जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और 46वें राष्ट्रपति के बतौर जो है अमेरिकी सीनेट ने रक्षा मंत्री के तौर पर पहली बार किस श्वेत रक्षा मंत्री के नाम की पुष्टि की है। पहली बार, सबसे पहली चीज तो यहां पर लिखनी क्या है कि पहली बार जो है वो पहली बार अमेरिका में किसी अश्वेत रक्षा मंत्री जो है वो अश्वेत रक्षा मंत्री क्या किया गया, चुना गया। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस बार अमेरिका को जो मंत्रिमंडल है उसमें बहुत सारी चीजें पहली बार हुई। आज तक किसी महिला को वित्त मंत्री नहीं बनाया गया, ठीक है, लेकिन पहली बार एक महिला वित्त मंत्री भी अमेरिका के सीनेट में क्या हो चुकी हैं, जुड़ चुकी हैं। किसी महिला को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया, लेकिन पहली बार हमारी कमला बुआ जो है वो क्या बन चुकी हैं, उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं आप लोगों के सेंस में। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। अमेरिकी सीनेट ने रक्षा मंत्री, और बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं मैम बी को लॉक कर दो। कुछ बच्चे जो हैं वो ए की तरफ भी पहुंच रहे हैं और एग्जैक्टली जितने भी बच्चों ने यहां पर बी आंसर दिया है, लॉयड ऑस्टिन जो है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। ठीक है, लॉयड ऑस्टिन जो है एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। अमेरिका सीनेट, और अमेरिका सीनेट जो है इसमें रक्षा मंत्री के तौर पर अब कौन दिखाई देंगे, जनरल लॉयड ऑस्टिन जो है वो आपको दिखाई देंगे। ये अमेरिका के इतिहास में पहले अश्वेत रक्षा मंत्री हैं और अमेरिका का जो लोकतंत्र है, इस अमेरिका के लोकतंत्र को सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये सबसे पुराना लोकतंत्र जो है ना, ये 2021 में इस लोकतंत्र में बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिसने कहीं ना कहीं अमेरिका के लोकतंत्र को क्या किया है, शर्मसार भी किया है। यहाँ के कमला बुआ के जो पति है ना, वो तो सेकंड जेंटलमैन बन चुके हैं। ठीक है, वो अमेरिका के सेकंड जेंटलमैन जो हैं वो सेकंड जेंटलमैन बन चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद जो है वो उपराष्ट्रपति का क्या आता है, पद आता है। ठीक है, तो इतनी बातें जो
हैं वो हम लोगों को याद रखनी है। जैसे जैसे अमेरिका के मंत्रिमंडल में नियुक्तियां होती जा रही हैं, मैं हर रोज आपको नियुक्तियों के बारे में बताती जा रही हूं, और जब ये नियुक्तियां मुझे लगेंगे ना पूरी हो जाएंगी, तो एक दिन एक पूरी स्लाइड जो है वो इस नियुक्तियों के ऊपर लेके आऊंगी कि अगर अमेरिका के मंत्रिमंडल से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया तो आप लोग कभी भी उससे चूकोगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, उससे पहले ये वर्ल्ड मैप में अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जहां पर इनकी संसद भी है जिसे कैपिटल हिल बोला जाता है। प्रधानमंत्री जो बाइडेन। स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। यूएसए डॉलर यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है ओक ट्री। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं बच्चों, सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ना, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सेमिनार जो है वो सेमिनार वहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खुद एपिक्स क्लासेस के जो चेयरमैन हैं रामनिवास चौधरी सर, वो भी शामिल होने वाले हैं। रीट के जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि वहां पर शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, उसको सुप्रिया गौड़ मैडम पढ़ाने वाली हैं। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, और बेहतरीन टीचर के साथ साथ और जितने भी विषय हैं वो सभी विषय एक से एक जो फैकल्टी है वो आप लोगों के सामने लेकर आई है। आप आइए और पढ़ के देखिए। पूर्ण रूप से कह सकती हूं, पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों। और अगला प्रश्न जो है वो एक सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसे आप नेशनल राष्ट्रीय प्रश्न भी बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रश्न भी बोल सकते हैं, कि हाल ही में किसके द्वारा बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान जो है वो शुरू किया गया है। कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा ये फेयर शेयर चिल्ड्रन अभियान जो है वो क्या किया गया है, शुरू किया गया। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। मैम कभी भी डोंट माइंड नहीं करती हैं बच्चों, लेकिन डोंट माइंड के साथ साथ ना थोड़ा सा ध्यान जो है ना वो पढ़ाई पर दे लो। बस इतना सा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और लाइक और शेयर कर दो। नाइस वाइस तो सब ठीक हो गया, लेकिन अब लाइक और शेयर कर दो और बहुत सारे बच्चों को जोड़िए इस क्लास से। ये आप लोगों का दवाई होना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं धड़ाधड़ पहुंचाइए, आग की तरह फैला दो इस क्लास को, बहुत सारे बच्चे जुड़ने चाहिए। बी आंसर यहां पर आ रहा है, ए आंसर भी यहां पर बच्चे दे रहे हैं, बी ए। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, जितने भी बच्चों ने यहाँ पर, जितने भी मेरे साथियों ने यहाँ पर बी आंसर दिया है, बी इज एग्जैक्टली द राइट आंसर, और वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो है, ये कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है हाल में। और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित ये जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्होंने बच्चों के ऊपर, ठीक है, जहां पर बचपन बचाओ, ठीक है, एक इनका नारा था बचपन बचाओ। बचपन जो होता है वो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ों को सीखने के लिए होता है। बचपन जो होता है वो बहुत सारे नए सपनों का एक, कहते हैं ना, एक शुरुआत जो होती है। लेकिन उस बचपन को अगर आप मजदूरी में धकेल दोगे, वो बच्चे जिनके हाथ में कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, खिलौने होने चाहिए, नई कहते हैं ना अपने नए नए सपने होने चाहिए, उन बच्चों के हाथ में अगर परात और फावड़ा आप दे दोगे तो ये कहीं ना कहीं उनके बचपन के साथ ना बहुत ही बड़ा एक अन्याय है। उनके बचपन के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय है। और इसी अन्याय के साथ बचपन बचाओ जो है, इस बचपन बचाओ के नारे के साथ ये कैलाश सत्यार्थी जो है, इन्होंने ना केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर बहुत ही बेहतरीन क्या किए हैं, काम किए गए हैं। और बहुत ही बेहतरीन काम करने के साथ साथ इन्हीं कामों के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार जो है, इस नोबेल शांति पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार। और नोबेल शांति पुरस्कार जो है, उस नोबेल शांति पुरस्कार से इन्होंने क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए एग्जैक्टली ठीक है। तो और ये नोबेल पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें 2014 में। सेमिनार भी लाइव चलाएंगे बच्चों, बिल्कुल चलाएंगे मदन बिश्नोई जी, सेमिनार को लाइव चलाएंगे। आपका सुझाव जो है वो सुझाव जरूर हम टेक्निकल टीम तक पहुंचाएंगे। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि हम उस सेमिनार को लाइव चला सकते हैं तो बिल्कुल चलाएंगे। जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुंच सके उन लोगों को वहां तक उस सेमिनार की सभी बातों को बताया जाएगा। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित, और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था इन्हें, 2014 में किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक 2025 एक लक्ष्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रखा गया है। एक लक्ष्य जो है वो लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रखा गया है कि 2025 जो है, उस 2025 तक हमारा पूरा विश्व जो है वो बाल श्रम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक
ठीक है, हमारा पूरा जो विश्व है वो पूरा विश्व बाल श्रम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी बाल श्रम से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को खत्म करने का दायित्व जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर है। और इन्होंने इस दायित्व के अंतर्गत जो लक्ष्य टारगेट किया है वो लक्ष्य टारगेट किया है 2025 साल 2021 जो है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट एक मुद्दा ये नोबेल शांति पुरस्कार, दूसरा मुद्दा ये तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो तीसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि साल 2021 जो है, इस 2021 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, इसे बाल श्रम उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में, बाल श्रम उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। बाल श्रम उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल श्रम उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है, तो वो वर्ष कौन सा है, वो वर्ष है 2021। और ये जो अभियान है फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन, कि जो चिल्ड्रन है, जितने भी बच्चे हैं, उनको अपना हिस्सा जो है वो फेयर मिलना चाहिए। फेयर मतलब होता है सही, शेयर मतलब होता है हिस्सा, किसके लिए, बच्चों के लिए। यानी बच्चों के जो अधिकार हैं, वो बच्चों के जो भी जो भी उनका पूरा राइट बनता है, वो राइट उनको सही रूप से दिया जाना चाहिए। समाज में किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो भेदभाव बच्चों के नाम से नहीं होना चाहिए। मलाला के नाम पे स्कॉलरशिप देगा अमेरिका, बिल्कुल सही बताया। चलिए जल्दी से लाइक ठोकिए भैया, शनि सम्राट जी बोल रहे हैं, इनकी बात आपको माननी ही पड़ेगी। और आयोजन जो है वो आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, कैलाश सत्यार्थी जो है, इन कैलाश सत्यार्थियों ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अपना एक फाउंडेशन चला रखा है जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। और उस चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा इस अभियान को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के सामने कैलाश सत्यार्थी हैं, बाल श्रम उन्मूलन से जुड़े हुए हैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी अब इनको इनवाइट किया गया था थोड़े दिन पहले, अगर आपने उसका पिछला सेशन देखा हो तो जहां पर महत्वपूर्ण हस्तियां बुलाई जाती हैं वहां पर इनके काम के लिए इनको भी वहां पर बुलाया गया था और अपने फाउंडेशन के काम जो है इन्होंने बताए थे और उसके लिए इनको जो राशि है वो राशि भी मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2020 का शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। जितने भी नोबेल थे 2020 के, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रसायन के क्षेत्र में हो, फिजिक्स के क्षेत्र में हो, आपको सभी बताए गए थे कि 2020 और 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, व्यक्ति को नहीं संगठन को मिला है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिए रामम सीमा चेक पोस्ट खोलने का फैसला लिया है? नया प्रश्न है आप लोगों के लिए, बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए और जल्दी से उत्तर दीजिए बच्चों। रामम सीमा चेक पोस्ट खोलने का फैसला जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिए लिया गया है? आपके सामने राज्यों के नाम है, मेघालय है, सिक्किम है, मणिपुर है और त्रिपुरा है। मेघालय, सिक्किम, मणिपुर और ये त्रिपुरा। ठीक है, चलिए लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों। जितने भी बच्चे क्लास में हैं प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, बी भी आंसर यहां पर मेरे पास आ रहा है, सी भी आंसर यहां पर मेरे पास आ चुका है और इतने सारे आंसर्स जो मेरे पास आ रहे हैं इसमें सही उत्तर जो है वो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सिक्किम। जिस रामम चेक पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, रामम सीमा चेक पोस्ट, ये रामम सीमा चेक पोस्ट कहां पर स्थित है? सिक्किम। और सिक्किम की जो राज्य सरकार है उस सिक्किम की राज्य सरकार द्वारा ये क्या लिया गया है? फैसला लिया गया। क्या फायदा होगा इससे? जब भी कोई निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा, सरकार की एक योजना है, सरकार की एक घोषणा है और उस घोषणा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो जब भी सरकार द्वारा कोई घोषणा ली जाती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण ये है कि अब नेपाल से आने वाले जितने भी सैलानी हैं, विदेशी पर्यटक, नेपाल दूसरा देश है, नेपाल से आने वाले जितने भी सैलानी हैं और नेपाल से आने वाले सैलानियों को यहां सिक्किम आने के लिए पहले सिलीगुड़ी जाना पड़ता था। सिक्किम आने के लिए पहले सिलीगुड़ी जाना पड़ता था, लेकिन ये रामम चेक पोस्ट जैसे ही खोलने का फैसला लिया गया है तो रामम चेक पोस्ट खोलने के साथ साथ ही नेपाल से आने वाले सैलानी जो हैं उन सैलानियों को सिक्किम में इस चेक पोस्ट के द्वारा सीधा प्रवेश मिलेगा, उन्हें सिलीगुड़ी जाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिक्किम में एंटर होने के लिए सीधा प्रवेश उनको मिलेगा, उन्हें सिलीगुड़ी जाने की जरूरत जो है इस रामम चेक पोस्ट के खुलने के बाद नहीं पड़ेगी। कब से फैसला लिया गया है? 1 मार्च जो है, उस 1 मार्च से इस रामम चेक पोस्ट को खोलने का फैसला जो है वो सिक्किम की सरकार द्वारा लिया गया है। ठीक है, कब से खुलेगा? ये 1 मार्च से खुलेगा। और पश्चिमी सिक्किम जो है,
सिक्किम का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी सिक्किम जो है, यहाँ से ARP रिस्ट्रिक्टेड एरिया पॉइंट या फिर हम बात करें PIP प्रोटेक्टेड एरिया पॉइंट जो है वो जारी करने का इसी के साथ भी फैसला भी लिया गया है। एक है आपके पास RAP और एक है PAP। ये होता है आपके पास रिस्ट्रिक्टेड एरिया पॉइंट, ये आप लोगों के पास होता है प्रोटेक्टेड एरिया पॉइंट। इन दोनों ही पॉइंट्स पे ये जो रामम सीमा चेक पोस्ट है, इस रामम सीमा चेक पोस्ट को रखा गया है। और अभी तक ऐसा परमिट जो है, ठीक है, ये पहली चेक पोस्ट नहीं है, इस चेक पोस्ट से पहले ऐसा परमिट जो है वो 2 चेक पोस्ट को और मिल चुका है, जहां से विदेशी पर्यटकों के आवागमन की सुविधा जो है वो उन्हें दी गई है। और उसमें से जो एक चेक पोस्ट है वो है आपका मैली और दूसरा है रैंगपो चेक पोस्ट, ठीक है। इससे पहले जो है वो, इससे पहले मैली और रैंगपो चेक पोस्ट जो है, उस रैंगपो चेक पोस्ट को भी विदेशी सैलानियों के लिए इसी तरीके से क्या किया गया है, खोला गया है। तो इतनी बातें जो है वो, इतनी बातें हम लोगों को याद रखनी है। चेक पोस्ट खोलने का सबसे पहला फायदा यह है कि अब जितने भी विदेशी पर्यटक आएंगे उन्हें सिक्किम आने के लिए सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधा नेपाल से आने वाले जो सैलानी है वो सिक्किम में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, और अगला प्रश्न एक इंडेक्स से रिलेटेड। स्मार्ट शेखर बिंद्रा कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा समझाते हो, आप जैसा कोई नहीं समझा पाता। आप जैसा कोई नहीं समझा पाता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं मेरे पूरे एफर्ट करती हूँ कि मैं जो चीज़ पढ़ा रही हूँ ना वो समझाने के साथ साथ आपको याद भी हो जाए, ठीक है, समझाने के साथ साथ आपको याद भी हो जाए। थोड़ा सा जो फैक्ट वाला पार्ट होता है, बच्चों के ईयर्स होते हैं, डेट्स होती हैं, ये तो आपको याद करनी पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ जाए, यही मेरा प्रयत्न रहता है। हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जो है ये किसके द्वारा जारी की गई है, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2021। और ये इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न जो है वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं, किसने ये ग्लोबल रिपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो सी आंसर दे रहे हैं। एनटीपीसी का बैच जो है ना बच्चों हम लोग चला चुके हैं, एनटीपीसी का बैच आप लोगों के सामने चल चुका है पहले, और उस एनटीपीसी के बैच में सफलतापूर्वक बच्चों ने भाग भी लिया था। फिर एनटीपीसी की स्पेशल क्लासेस जो हैं वो चलाई जाएंगी, इवन हम वेब सीरीज भी चला चुके हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी वाले जितने भी बच्चे हैं, बाकी ये करंट अफेयर्स आप लोगों के एनटीपीसी में भी पूछा जाएगा बच्चों। ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए बदलता नहीं है, सबके लिए सेम रहता है, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या एशियन डेवलपमेंट। राइट आंसर जो है वो राइट आंसर है आपके पास विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जो है उस 2021 को क्या किया है, जारी किया है। ये इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। ये उस रिपोर्ट का 16वां संस्करण या 16th एडिशन है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जो है ये इस जोखिम रिपोर्ट का 16th जो है वो 16th क्या है, एडिशन है। और ये किसके आधार पर बनाई गई है, WEF जो है, इस WEF के 650 जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, इन सदस्यों द्वारा क्या किया गया है, इन सदस्यों द्वारा जोखिम सर्वेक्षण किया गया है, जिस जोखिम सर्वे या सर्वेक्षण के आधार पर जो है इस वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को तैयार किया गया। WEF विश्व आर्थिक मंच, और विश्व आर्थिक मंच के कितने सदस्य, 650 सदस्य जो हैं, इन्होंने क्या किया है, इसका सर्वेक्षण के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया। अब जोखिम जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके अल्पकालीन जोखिम, एक होते हैं आपके मध्यकालीन जोखिम, एक होते हैं दीर्घकालीन जोखिम। ऐसा रिस्क जो कुछ कम समय के लिए रहता है और खत्म हो जाता है, ऐसा रिस्क जो थोड़े लंबे समय के लिए रहता है, और ऐसा रिस्क जो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए होता है, वो भी होता है। नेवी की क्लास लगाए, एनटीपीसी की क्लास लगाए, इसकी क्लास लगाए, उसकी क्लास लगाए, सबकी क्लास लगा दो मैम, लेकिन जो क्लास सबके लिए हो रही है ना उस पर ध्यान किसी का नहीं है। आपके सारे सजेशंस जो है ना बच्चों, आप ऐसा ना सोचिए कि आप यहाँ पर जितने भी सजेशंस करते हैं ये सजेशंस मैं नहीं पढ़ पाती हूँ तो कोई नहीं पढ़ता। हमारे पीछे टेक्निकल टीम लगी हुई है, लगातार आपके कमेंट्स पे फोकस करती है, और फोकस करने के साथ साथ आपके जितने भी सुझाव हैं उन सुझावों को नोट किया जाता है और जल्द ही उन पर अमल भी लाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात, WEF के 650 सदस्यों द्वारा जोखिम सर्वेक्षण के आधार पर इसे रिकॉर्ड किया गया। अब मैंने बताया था कि जब भी हम जोखिम की बात करते हैं तो ये जोखिम जो है, ये जोखिम 3 तरह का होता है। पहला होता है आपका अल्पकालीन जोखिम, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके मध्यकालीन जोखिम, और तीसरे जो है वो कौन से हैं, आपके दीर्घकालीन जोखिम। अगर
3 साल तक की हम बात करें तो 3 साल तक के 0 से 2 साल तक का जो जोखिम है वो अल्पकालीन में आता है, 2 से 5 साल तक का जोखिम है वो मध्यकालीन में आता है, और 5 साल से लेकर अगले 20 सालों तक जो रिस्क हमारे ऊपर रहने वाला है वो दीर्घकालीन जोखिम की श्रेणी में गिना जाता है। और इन्हीं 3 जोखिमों के आधार पर इस जोखिम रिपोर्ट को या रिस्क इंडेक्स जो है इसे तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए। हेल्थ वेलनेस नेटवर्क, धर्मवीर प्रजापत, पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अगर ऐसा लगता है बच्चों कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मेहनत कर रही हैं, समझा रही हैं, तो पहुंचाओ उन सभी बच्चों तक जिनका आप फायदा चाहते हो, जिनको चाहते हो कि उन्हें भी समझ में आए। शेयर करिए, लाइक करिए सेशन को। और अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, ठीक है, अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है ये एक अवार्ड से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अवार्ड और रिकॉग्निशन जो है वो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो हाल ही में दिया गया है। आदित्य पुरी, श्याम श्रीनिवासन, संजीव कुमार या फिर कोई भी नहीं। स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और जितने भी बच्चे जो है ना, वो जितने भी बच्चे सुबह की मेरी न्यूज से जुड़ते हैं ना, वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और जो क्लास में थोड़ा सा लेट जुड़ते हैं ना कहीं प्रश्नों के बारे में सोचना पड़ जाता है। बी आंसर जो है वो बी आंसर यहाँ पर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर सी भी आंसर दे रहे हैं। बी सी। चलिए, बी और सी में कंफ्यूजन है, देखते हैं बी होगा या सी होगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो होगा बी, और वो है श्याम श्रीनिवासन। सुबह सुबह की टॉप न्यूज में आपको बताया था कि श्याम श्रीनिवासन को स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से क्या किया गया है, नवाजा गया है। अब ये श्याम श्रीनिवासन जब भी अवार्ड दिया गया है तो इन्होंने कुछ तो किया होगा। बैंकिंग के क्षेत्र में इनका एक बहुमूल्य योगदान जो है वो योगदान माना जाता है। और हमारा जो भारत है, और भारत में जो फेडरल बैंक है, इस फेडरल बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ के पद पर ये क्या है, कार्यरत हैं। और फेडरल बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ के पद पे कार्यरत जो श्याम श्रीनिवासन जी हैं, इन्हें हाल ही में स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो मिला है। बैंक से जुड़े हुए, बैंकिंग की परीक्षाओं से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो मतलब 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बैंक से जुड़े हुए मुद्दे वहां पे पूछे जाते हैं। और बाकी भी जितने एग्जाम्स के बच्चे हैं उनसे भी ये प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। स्टार मार्क कर लो और बिल्कुल याद रखना इस चीज को अपने दिमाग में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव, नुकसान और नियामक कार्रवाई जैसे मुश्किल भरे समय में भी बैंक का प्रदर्शन जो है वो लगातार बेहतर रहने के कारण, देखिए मुश्किल समय था हमारा पिछला साल 2020 हमारे जिंदगी का ऐसा साल होगा शायद जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। एक महामारी ने हमारे देश में कदम रखा और इस तरीके से हमारे देश की काया पलट कर दी, जिस काया पलट को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमें जो है अगले 10 साल लग सकते हैं। ठीक है, तो उस मुश्किल समय में भी बैंक का प्रदर्शन जो है, फेडरल बैंक का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही बेहतर रहा। और उस बेहतर रहने के कारण जो है ये जो हमारे पास श्रीनिवासन साहब हैं, इनको 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो पूर्व डिप्टी गवर्नर है एस मुद्रा, इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाले बेहद प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से श्रीनिवासन जी के नाम पर क्या लगाई है, मोहर लगाई है। किसके द्वारा? पैनल जो था, वो पैनल कौन था जिसने इस अवार्ड के लिए इन्हें चुना है? तो पैनल में पूर्व डिप्टी गवर्नर भी थे और उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी थी जिनके द्वारा इनको क्या किया गया है, चुना गया है। और उन्होंने ऐसे समय में जब बैंक के अधिकांश सहयोगी हानि और अन्य मुद्दों का सामना कर रहे थे, उन्होंने बैंक ने लगातार अच्छे प्रदर्शन जो है वो लगातार अच्छे प्रदर्शन किए गए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उससे पहले श्रीनिवासन साहब को देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने भूमि आवंटन नीति 2021-30 लागू की है? स्टार मार्क कर लो बच्चों इस प्रश्न पे, इस प्रश्न पे स्टार मार्क कर लो। याद रखना, प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम में। जल्दी से बताइए, अब की बार सही आंसर जो है वो सही आंसर यहां पर आना चाहिए। सही आंसर जो है वो सही आंसर यहां पर आना चाहिए कि कौन सा राज्य है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने भूमि आवंटन नीति 2021-30 को क्या दी है, मंजूरी दी है, उसे लागू किया है। आपके सामने ऑप्शंस है यहां पर, लद्दाख, गोवा, जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली। 10वां प्रश्न है, ये कैसे पता चल रहा है, नंबर तो है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इस प्रश्न का उत्तर जो है, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे दिल्ली तक जा रहे हैं,
कुछ बच्चे जम्मू कश्मीर तक भी पहुंच गए। कहाँ दिल्ली और कहाँ जम्मू कश्मीर, कहाँ कहाँ तक आप लोग पहुंच रहे हैं। लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है आपका सी, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई है तब से वहां पर बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे उद्योगपतियों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में सरकार जो है वो लगी हुई है कि कैसे इस केंद्र शासित प्रदेश को धर्म और जातिगत भेदभाव से बाहर निकाल के हम हमारे भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर पाएं। और उसी में एक और कदम जो है यहाँ के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये भूमि आवंटन नीति 2021-30 जो है वो क्या की गई है, लागू की गई है। वहां पर कश्मीर में देखिए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा मुद्दा होता है कि कश्मीर में कोई भी इंसान, कोई भी जो हिंदू है जनरली, किसी दूसरे पर्टिकुलर राज्य का अगर कोई व्यक्ति है, वो कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। कश्मीर में क्या नहीं कर सकता था, जमीन नहीं कर सकता था। कोई भी उद्योगपति जो है ना, वो उद्योगपति वहां कश्मीर में जमीन खरीद के अपना व्यवसाय नहीं कर सकता था। इतना टेरर जो है वो कश्मीर में। और हाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी कि कश्मीर में ही काफी समय से रह रहे थे एक उद्योगपति और उन्होंने कश्मीर में जमीन खरीद के वहां पर व्यवसाय करने की कोशिश करी। धारा 370 हटने के बाद उनकी वहां पर हत्या कर दी गई। ऐसी खबरें जो है वो खबरें न्यूज पर दिखाई गई हैं बच्चों। और यही जो है ये क्लास बिल्कुल बेबी लता पंत जी, ये क्लास सुबह 7 बजे से होती है और 7 से 8 के बीच में ये क्लास होती है, ठीक है। उद्योगपतियों को 40 साल के लिए जमीन जो है इस नीति के आधार पर क्या दी जाएगी, लीज पर दी जाएगी। जितने भी उद्योगपति, और वो उद्योगपति जो जम्मू कश्मीर में आके अपनी यूनिट्स जो हैं, उन यूनिट्स या व्यवसाय इकाइयों को स्थापित करना चाहते हैं, उन उद्योगपतियों को 40 साल जो है, उस 40 साल के लिए जो जमीन है वो जमीन इस नीति के अनुसार किस पर दी जाने वाली है, लीज पर दी जाएगी, ठीक है। वो जमीन इसके अनुसार किस पर दी जाएगी, लीज पर दी जाएगी। और लीज पर जमीन जो है वो लेकर यहां पर उद्योगपति जो है वो अपने कारखाने, अपनी यूनिट्स, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जो है उनको क्या कर सकते हैं, स्थापित कर दे गए। और इतनी भी फुर्ती दिखाई है कि जैसे ही आप इस नीति के अंतर्गत आवेदन करोगे जमीन के लिए, तो आवेदन के 45 दिन के भीतर जो है वो 45 दिन के भीतर यहाँ की सरकार जो है वो 45 दिन के भीतर आपको जमीन क्या कर देगी, आवंटित कर देगी, ठीक है। तो ये दो जो है, ये दे मेन प्रावधान जो है वो किसके हैं, यहाँ पर इसके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है उससे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से ये लेह लद्दाख का एरिया जुड़ा है, अक्साई चीन सीमाओं में है, बलिस्तान, गिलगिट पाकिस्तान, ये सभी मुद्दे जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। राजधानी जो है वो ग्रीष्मकालीन यहाँ की है श्रीनगर। श्रीनगर के साथ साथ अगर बात करें जम्मू की शीतकालीन राजधानी तो वो है जम्मू। राज्यपाल है यहाँ के सत्यपाल मलिक, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। उच्च न्यायालय श्रीनगर में लगता है, राज्य के पुष्प कमल है, राज्य के पक्षी काली गर्दन वाला क्रेन या सारस है, हंगुल यहाँ का राज्य के पशु है, चिनार यहाँ का राज्य के वृक्ष है। और उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, लद्दाखी भाषाएं जो हैं वो यहाँ की राज्य के भाषाएं हैं। सिंधु, झेलम और चिनाब नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से बहती हैं। और गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, ये जनजातियां जो है, ये जनजातियां जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अभी तक एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। मैं तो चाहती हूं आप लोगों का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मेरी जो इच्छा है ना, वो इच्छा यही है बच्चों कि आपका एक भी प्रश्न जो है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े रोड आर्च ब्रिज का हाल ही में क्या किया है, उद्घाटन किया है? कौन सा राज्य और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की सबसे बड़ी रोड जो है आर्च ब्रिज, उसका हाल ही में क्या किया है, उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या फिर असम। जल्दी से बताइए बच्चों। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा और मैं आप लोगों को रोज सुबह यहाँ पर 7 बजे जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास लेके आती हूँ। किस चैनल पर? एपेक्स के चैनल पर। आज है बच्चों 25 जनवरी 2021। एपेक्स के इतिहास में भी एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जैसा ऑनलाइन में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसी के साथ साथ हम ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। और एपेक्स की कोचिंग जो है, उस कोचिंग में जितने भी बच्चे जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज सुबह 9 बजे जो है एपेक्स की ऑफलाइन सेंटर पर जरूर पधारिए। और वो ऑफलाइन सेंटर है प्लॉट नंबर 14, नारायण निवास के पास, सोढ़ानी स्वीट्स के सामने, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। मिलते हैं वहां पर आप सभी लोगों से रूबरू होने। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो आज मैम से मिलने आते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या फिर असम। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे बच्चों। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। और वो क्या है हमारे पास? मेघालय। ठीक है, मेघालय के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो है कॉनराड संगमा जी।
ठीक है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कॉनराड संगमा जी, और कॉनराड संगमा जो हैं उनके द्वारा 22 जनवरी 2021 को, कब किया गया है ये, 22 जनवरी, और 22 जनवरी 2021 जो है, इस 22 जनवरी 2021 को मेघालय का जो पूर्वी खासी हिल है, उस पूर्वी खासी हिल जिले के सोहबर में, ठीक है, मेघालय के पूर्वी खासी हिल, और पूर्वी खासी हिल्स जो है, इस पूर्वी खासी हिल्स जिले का जो सोहबर क्षेत्र है, इस सोहबर क्षेत्र में इस सबसे लंबे रोड या आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो है वो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम वाहन ब्रिज भी रखा गया है, ठीक है। इसका जो नाम है, और वैसे नॉर्मली इसे आर्च ब्रिज जो है उसके नाम से जाना जा रहा है। इसको मंजूरी जो है, इस ब्रिज को मंजूरी जो है वो, इस ब्रिज को मंजूरी किसमें दी जाती थी, 2013 में ही इसको मंजूरी दे दी गई थी। पूरा जो ये प्रोजेक्ट हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2018 में, और कुल 49.395 करोड़ रुपए की लागत से ये क्या हुआ है, तैयार हुआ है, ठीक है। 49.395 करोड़ रुपए जो है वो करोड़ रुपए इसमें क्या लगी है, लागत लगी है। उस लागत से भारत का सबसे लंबा जो रोड है, ठीक है, सबसे बड़ा जो रोड है आर्च ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले, और वहां पर जो सोहबर है, सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज, वाहन ब्रिज का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, जिस परियोजना को 2013 में मंजूरी दी गई थी। 2014 में इसका काम जो है शुरू हुआ, और दिसंबर 2018 में यह पुल क्या हुआ था, पूरा हुआ था। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के गैर लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स के तहत 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। मेघालय के बारे में अगर चर्चा करें तो यह हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आपका मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलांग, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल हैं तथागत रॉय। उसी के साथ साथ जो उच्च न्यायालय है वो शिलांग का है। राज्य के पुष्प लेडी चप्पल आर्किड, राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना, राज्य के पशु धूमिल तेंदु, राज्य के वृक्ष जो है वो है गमारी। खासी, गारो, हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली, बंगाली भाषा यहाँ पर बोली जाती हैं। लाहोशाद, शाद वाइकिंग यहाँ का लोक नृत्य है, और कालू, दारिंग, सांदा, सिमसांग नदियां जो है यहाँ से बहती हैं, और ये यहाँ की प्रमुख क्या है, जनजातियां हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास में लाइव हैं और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की सूचनाएं आपको समय पर मिल सके। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के प्रशिक्षण के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में क्या किया है, घोषित किया गया है, ठीक है। किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में क्या किया है, घोषित किया गया है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। बी आंसर जो है वो यहां पर आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो बी की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें ये जान के बड़ा ही खुशी होगी, और वो खुशी जो है वो खुशी क्या है कि हमारा राजस्थान, और हमारे राजस्थान की जो पुलिस अकादमी है, जितने भी बच्चों ने राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया है, राजस्थान पुलिस की परीक्षा देने के बाद वो जो बालक हैं वो बालक इसी पुलिस अकादमी में जाते हैं, और उसी पुलिस अकादमी में कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसी पुलिस अकादमी को, राजस्थान की पुलिस अकादमी जो है, इसी पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में क्या किया है, घोषित किया है। इसी पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में घोषित किया है। क्यों घोषित किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखो, कुछ खासियत है इस अकादमी की, ठीक है, कुछ खासियत है इस अकादमी की, जिसकी वजह से सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का पुरस्कार इनको मिला है। यहाँ हर साल करीब 2500 पुलिसकर्मी जो हैं, उन 2500 पुलिसकर्मियों को क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में इंडोर गतिविधियों से ज्यादा आउटडोर या प्रैक्टिकल जो आउटले होता है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और उन आउटडोर गतिविधियों पर बच्चों को जोड़कर कानून समझाने और कार्यवाही के लिए सजीव परिस्थितियां जो हैं, लाइव जो कंडीशंस हैं, वो लाइव कंडीशंस क्या करी जाती हैं, उन भावी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के सामने रखी जाती है। यहाँ के जितने भी क्लासरूम हैं, जिन क्लासरूम में ट्रेनिंग दी जाती है, वो सभी क्लासरूम क्या हैं, स्मार्ट क्लासरूम है। इसके अलावा एक वर्चुअल क्लासरूम भी जो है उस पुलिस अकादमी में है। यहाँ जो सिखाया जाता है ना, उस सिखाए जाने को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 12 जिलों में स्थित जिला पुलिस अकादमियों में देखा जा सकता है। राजस्थान पुलिस अकादमी में जो भी सिखाया जा रहा है, इस सिखाए गए को उस पूरे राज्य के 12 अन्य जिले की जो पुलिस अकादमियां हैं वो लोग भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा
वर्चुअल सिस्टम जो है वो इसमें बना हुआ है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं मैथ से, एक और अवार्ड, एक और पुरस्कार और एक और पुरस्कार से जुड़ा हुआ प्रश्न। जो पुरस्कार इंटरनेशनल लेवल का क्या है, आप लोगों के पास अवार्ड है कि किस युवा भारतीय गणितज्ञ को गणित का प्रतिष्ठित माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता क्या किया गया है, घोषित किया गया है। हेमाराम बरखार जी, बिल्कुल आप लोगों की बात मान ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी चाचा जी भी अच्छे हैं, सबके चाचा जी अच्छे हैं बच्चों, सब राज्यों के जो चाचा जी हैं वो सब राज्यों के चाचा जी जो हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। जी के कुलदीप सर की क्लास बस शुरू ही होने वाली है बच्चों, जल्द ही आप लोगों के सामने कुलदीप सर की क्लास जो है वो आने वाली है कुछ चंद मिनटों के बाद। चले आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर होगा ए। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर होगा ए और वो है निखिल श्रीवास्तव। ठीक है, वो क्या है, निखिल श्रीवास्तव। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 और इसका विजेता जो है वो किसे घोषित किया गया है, निखिल श्रीवास्तव को घोषित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, निखिल जो है जिनको ये पुरस्कार मिला है, ये बहुत अच्छे गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और एक लंबे समय से कैडिसन सिंगर समस्या, कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम जो कि मैथ्स की एक प्रॉब्लम है, और रामानुज ग्राफ जो है, इस पर जितने भी अनुत्तरित सवाल हैं इनको हल करने के लिए लगातार एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम और रामानुजन ग्राफ जो है, इन पर सवालों को हल करने के लिए एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनको दो अन्य लोगों के साथ ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाएगा। संयुक्त रूप से ये पुरस्कार जो है वो पुरस्कार उनको मिला है। और वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ठीक है, निखिल श्रीवास्तव भारत के हैं, लेकिन वर्तमान में जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, इस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर क्या है, ये कार्यरत हैं। बिल्कुल, ये पुरस्कार अमेरिका में इनको दिया जाएगा। और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के निखिल श्रीवास्तव, इकोल पॉलिटिकल फेडरल डी लसोने के एडम मार्कस और येल विश्वविद्यालय के डेनियल एल स्पीलमैन को 2021 का माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति हमारे भारतीय मूल के हैं, बाकी दो व्यक्ति जो हैं ये येल यूनिवर्सिटी के हैं और इकोल पॉलिटिकल फेडरल के हैं। और संयुक्त रूप से तीनों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा, कहां पर, अमेरिका में। ठीक है, चलिए नोबेल पुरस्कारों के बारे में ना मैं अलग से क्लास ले चुकी हूं बच्चों। आप लोगों की क्लास लेने के साथ साथ बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ सारे नोबेल प्राइज मैंने आपको बताए। आप उस क्लास तक पहुंचिए और वहां पर देखिए जितने भी नोबेल 2020 के हैं सब आपको मैंने समझाए। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये प्रतिवर्ष मिश्रित और अशतत अनुलन और कंप्यूटर विज्ञान के जितने भी भाग हैं, यहाँ मैथ्स में एल्गोरिदम की बात करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स सिद्धांतों की बात करते हैं, उनमें जितना भी क्रिएटिव और इफेक्टिव जो रिसर्च है, उस रिसर्च के सम्मान में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और 2017 में माइकल और शीला हेल्ड के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। पुरस्कार राशि जो है उसमें एक पदक दिया जाता है और पदक देने के साथ साथ 1 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि भी इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, चलिए अगली बात जो है वो अगली बात हम लोग यहां पर करते हैं और अगली बात हम करते हैं आखिरी प्रश्न की। और आखिरी प्रश्न जो है, आखिरी प्रश्न आप लोगों के पास बजट से रिलेटेड है। ठीक है, आखिरी प्रश्न जो है वो आपके पास बजट से रिलेटेड है और बजट में आप सभी लोगों को पता है कि बजट की शुरुआत जो है हो चुकी है और हाल ही में हलवा सेरेमनी जो है, उस हलवा सेरेमनी की सहायता से वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के जितने भी एसोसिएट लोग हैं उन सभी ने हलवा खाकर जो है इस बजट की क्या की है, शुरुआत की है, इस बजट प्रिपरेशन की शुरुआत की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2021 का जो बजट होने वाला है, ये बजट पेपरलेस बजट होगा। ठीक है, ये बजट क्या होगा, पेपरलेस बजट होगा। जितने भी सांसदों को ये बजट दिया जाएगा, वो सभी सांसदों को ये बजट जो है वो बिना कागज के दिया जाएगा, डिजिटल रूप से दिया जाएगा। तो पहला डिजिटलाइज बजट, ये इतिहास में एक घटना बन जाएगी और इतिहास की एक घटना जो है ये आने वाले समय में बन जाएगी कि पहला इंडिया का जो पेपरलेस बजट है वो कौन से साल में जारी किया गया था, तो वो किया गया था 2021 में। अब देखिए इसी के साथ क्या हो रही है, ये जो ऐप पेश किया है, ये ऐप पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा और निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में पहला पेपरलेस बजट जो है वो पहला पेपरलेस बजट इस बार जारी किया गया। और इस बजट की जो शुरुआत है ना, वो इस बजट की शुरुआत जो है वो शुरुआत किससे की गई है, हलवा सेरेमनी से की गई है। हलवा सेरेमनी में हलवा खाकर जो है वो इस बजट को तैयार करने की शुरुआत जो है वो मंत्रियों के द्वारा की गई है। अंतिम प्रक्रिया में हलवा
सेरेमनी का आयोजन किया गया। और इस ऐप की सहायता से क्या होगा, ये जो यूनियन बजट मोबाइल ऐप मैं आपको बता रही हूं, ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप किस तरीके से जो है वो मदद करेगा। तो बच्चों ये जो यूनियन बजट ऐप है, इसकी सहायता से सांसद और आम जनता जो है वो आम जनता बजट से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकेंगे, पा सकेंगे। और 29 जनवरी जो है उसको इस बजट की आर्थिक समीक्षा जो है वो आर्थिक समीक्षा क्या की जाएगी, जारी की जाएगी। 29 जनवरी को आर्थिक समीक्षा और 1 फरवरी को आपका बजट, ये दोनों ही डिजिटलाइज रूप से इस बार क्या होने वाले हैं, देने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये है निर्मला सीतारमण जी, जिनके द्वारा ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप पेश किया गया है। कल 23 जनवरी 2021 थी, कल आप लोगों के सामने 23 जनवरी 2021 थी। और 23 जनवरी 2021 को कुछ प्रश्न जो थे वो प्रश्न मैंने आप लोगों से यहाँ पर क्विज के रूप में क्या किए थे, पूछे थे। और उन प्रश्नों के जो सही जवाब हैं वो सही जवाब आप लोगों ने दिए। और बहुत सारे बच्चों ने उन सभी प्रश्नों के जवाब जो हैं वो सभी प्रश्नों के जवाब मुझे बहुत ही अच्छे रूप में जो है वो दिए। जिन सभी प्रश्नों के लिए ये जो बच्चे हैं, किन किन बच्चों ने क्या प्रश्न आपसे पूछा था। देखिए पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि ब्रह्म कमल भारत के किस राज्य का राज्य के फूल है। और हम डेली स्टेट की इंफॉर्मेशन में पढ़ते हैं कि ब्रह्म कमल जो है ये उत्तराखंड राज्य का क्या है, राज्य के फूल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो था कि आरामबाग जो है ये आरामबाग किस शहर में स्थित है। तो अ से अरम और अ से आगरा, अ से अरम और अ से आगरा। और ये जो अरमबाग है ये आगरा शहर में क्या है, स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लकी चार्म ऑफ द डे की। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे बच्चों ने इन दोनों ही प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए। और जिन प्रश्नों के सही उत्तर में वो पहले 5 बच्चे जिन्होंने सबसे पहले इन प्रश्नों के सही उत्तर दिए, उसमें अशोक लाल कुमावत, एस कुमावत, इरफान खान, एस कुमार है, सॉरी ये एस कुमार, इरफान खान, सुनीता पुरी, निशु सुथार और दीपक आर्य, ये वो सभी बच्चे थे जिन्होंने सबसे पहले जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 जनवरी 2021 की तरफ। और 25 जनवरी 2021 जो है उसके आज के जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था, 1948 में, 1950 में, 1955 में या फिर 1975 में। और दूसरा प्रश्न जो आप लोगों के सामने है कि भारत में 1000 का, 5000 का और 10,000 रुपए का जो नोट है ये आजादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए। 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट जो हैं ये आजादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे, 1950 में, 1954 में, 1958 में या 1962 में। दोनों ही प्रश्न जो हैं ये ईयर से यानी वर्षों से रिलेटेड आप लोगों के पास प्रश्न हैं। और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो सबसे पहले 5 बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे उनके नाम भी कल इसी तरीके से डैशबोर्ड पे आप लोगों को दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह फिर 7 बजे इसी क्लास में। और आज 9 बजे ऑफलाइन क्लासेस का जो सेमिनार है उस सेमिनार से जुड़ना ना भूलिए। जितने भी बच्चे रीट की, पटवार की, वनपाल वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो सेमिनार से 9 बजे जरूर जुड़िए। वहां पर रूबरू आप लोगों से मिलते हैं, हम लोग बिल्कुल रूबरू होते हैं। और कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।